साल के आधे दिन तो वो यहीं पर रहते हैं। देवी, बहुत दिनों से मुझे भी यही पूछना था। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। किसने कहा कि वो इलेक्शन में खड़े नहीं होते? उनका नाम है इलेक्शन धर्मराज। हाँ, वो हर एक इलेक्शन में खड़े होते हैं। आज तक हर इलेक्शन में उन्हें अपनी फैमिली से एक वोट कम जाता था। बाद में पता चला कि वो वोट तो उनका ही था। ओह, ये बात तो सही है। इतना ही नहीं, वो हर इलेक्शन में किसी नई पार्टी में होते हैं। इसलिए कभी कभार हड़बड़ी में वो उनकी पुरानी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट डालकर आ जाते हैं। यही तो होता है। ओह, हाँ। तुम्हारा ये पति पुराणना बंद करो। गलती हुई जो तुमसे पूछ लिया, जाने दो अब। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे, मेरे पति के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक काम की बात बताती हूँ, सुनो। हे भगवान, लगता है इसका पति पुराण तो अब खत्म ही नहीं होगा। क्या करूँ मैं? इससे बचना है तो गंगा को बुलाकर टॉपिक बदलना पड़ेगा। एक बार एमएलए की पोस्ट के लिए किसे खड़ा करे, इस पर बड़ी बहस छिड़। कम से कम 10 लोगों में टिकट के लिए बहस छिड़ी हुई थी। अरे ये क्या, इतना बुलाने के बाद भी इसने मुड़कर नहीं देखा। हे भगवान। अरे पूरी बात तो सुनो मेरी। सबको पीछे छोड़कर इन्होंने एमएलए का टिकट खरीद कर दिखाया। आज अमावस की रात को मुझे अपने असली नागिन रूप में रहना होगा। क्या करूं, यहीं रुक जाऊं या पिताजी के घर जाकर सुबह वापस लौट आऊं? क्या करूं? देखिए इनकी पावर। अरे भैया कुछ बता रही हो और तुम जा रही हो। तुम्हारा पति पुराण में बाद में सुन लूंगी, अभी मुझे जाने दो। गंगा, अरे ओ गंगा, क्या कर रही हो? अरे सुनो, अपने पति के बारे में बताने के लिए इसके पास कुछ नहीं है ना, इसीलिए जल्दी है मुझसे। वैसे भी क्या बताएगी, इसका पति बस खाता है और खर्राटे मारता है। अपने पति के बारे में मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताती हूँ, सुनो ध्यान से। ठीक है, बताओ। एक बात बताना देवसेना, ऐसा क्या कहा मुझसे बात करने के लिए गंगा को? वो हमारा सीक्रेट है। आपका काम हो गया ना, आप आम खाओ, पेड़ मत गिनना, समझे? ओह, तो ऐसी बात है मैडम। आजकल तुम बड़ों जैसी बात करने लगी हो। पापा बस हो गया ना। पापा गुदगुदी मत कीजिए पापा, नहीं। ओके। गुदगुदी करके मेरी नींद तोड़ दी आपने। ओ, अब ऐसी बात गंगा है। के आने के बाद उससे कहानी सुनकर ही सोऊंगी। मैं उसे बुलाकर आती हूँ। हाँ? ठीक है। मैं भी आई। गंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो गंगा? चलो ना, मुझे कहानी सुनाकर सुलाओ। अगर ये देर रात तक नहीं सोई तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। पहले इसे सुलाना होगा। चलो गंगा, मुझे कहानी सुनाओ, फिर मैं सोऊंगी। चलो चलो। अलमारी में छुपाई हुई ये पेटी अब कोई नहीं देख सकता। भैरवी भी इसे ढूंढने आएगी तो वो भी अलमारी खोलकर इसे ढूंढ नहीं पाएगी। काल चक्र अब सुरक्षित हो गया। अब ये काल चक्र मेरी सुरक्षा के लिए रात भर यहाँ रहेगा और दिन में अपनी सुरक्षा के लिए अलमारी में। इससे
मेरी भी सुरक्षा होगी और ये भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ आओ, सो जाओ। पापा, 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 देखा गंगा, मुझे गुदगुदी करके मेरी नींद खराब कर दी और खुद अच्छे से सो गए हैं। ठीक है, पापा को डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ। ऐसे नहीं, तुम कहानी सुनाओ, फिर मैं जल्दी से सो जाऊंगी। मैं तुम्हें कहानी कल सुनाऊंगी, अभी मैं तुम्हें ऐसे ही सुनाऊंगी। ठीक है, सो जाओ। गुड गर्ल। आंखें बंद करो। इतनी रात को ये यहाँ पर क्या कर रही है? शायद काल चक्र ढूंढने के लिए आई होगी। मुझे काल चक्र सुरक्षित रखना होगा। भैरवी के बारे में राजशेखर को बताना होगा। पार्टनर, पार्टनर, इतनी रात को कौन आया है? पार्टनर, मैं बिच्छू हूं। अब कुछ ही समय में आधी रात होगी और मुझे नागिन का रूप लेना पड़ेगा, पर उससे पहले ऐसी जगह जाना होगा जहां मुझे कोई देख न ले। क्या यार, क्या पार्टनर, हुआ? उस दिन इतना समझाने के बाद भी भैरवी पर असर नहीं हुआ। वो अभी भी काल चक्र ढूंढ रही है। इतना समझाने के बाद भी भैरवी फिर से काल चक्र ढूंढ रही है? ये तुम क्या बोल रहे आओ, हो? खुद ही देख लो। चलो आओ, जल्दी आओ। वो देखो पार्टनर, घर से बाहर जाऊं या किसी कमरे में खुद को बंद कर लूं? भैरवी! इतना समझाने के बावजूद इतनी रात को तुम काल चक्र ढूंढती फिर रही हो। अब ये कहां से आ गया? अब इसे कैसे समझाऊं? किसने बताया तुम्हें? बोलो। मैंने बताया।
इसे दूसरा कोई काम नहीं है क्या? पहले मैं भैरवी नहीं नंदिनी हूँ ऐसा बोल रहा था, और अब देर रात काल चक्र ढूंढ रही हूँ ऐसा बोल रहा है। पहले इसको ही खत्म करना पड़ेगा। बिच्छू, बोलो जो बोलना है। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। तुमने काल चक्र चुराने की कोशिश नहीं की, मत बोलना। तुम अब शांत क्यों खड़ी हो? बोलो। तुम्हारी इस चुप्पी को मैं क्या समझूं? इतना समझाने पर भी तुम नहीं मानी, इसका क्या मतलब? इन्हें कुछ भी जवाब देकर यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, पर तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। तुम जो कर रही हो क्या वो सही है? बोलो। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर आकर जरा टहल रही थी। और इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या मैं इस घर में टहल भी नहीं सकती? मेरी कुछ प्राइवेसी है भी या नहीं? मैं तुम्हारी गुलाम हूं क्या? तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। अब मैं जा रही हूँ। ये क्या हो गया? तुम यही रहो और अपने प्रॉब्लम से खुद निपटो। भैरवी जरा रुको। मैं इस बिच्छू की बातों में आकर गुस्से में तुम्हें भला बुरा कह दिया। अब हमें बचाने वाली सिर्फ तुम ही हो, और मेरे परिवार की रक्षा भी तुम ही करने वाली हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की गलती मुझसे हो गई। तुम मेरी बात दिल पर मत लो। तुम जहां चाहो वहां घूम सकती हो। हाँ हाँ घूमो। तुम अब चलो। भैरवी के अपने रूम में जाने तक मैं नहीं जाऊंगा। भैरवी पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। भैरवी को अब परेशान मत करो। चलो। हाँ, राजशेखर। अब क्या हुआ? राजशेखर, भैरवी मुझे डरा रही है। उसकी आंखें नीली हो रही हैं। तुम चाहो तो खुद ही देख लो। जिसके मन में डर हो उसे हर जगह भूत दिखाई देता है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ भाई। भैरवी को यहाँ से हमेशा के लिए मत भगा देना। हमारी सिचुएशन जरा समझो। अब चलो मेरे साथ। चलो चलो। उसे बेमतलब परेशान मत करो। चलो। मैं इनसे तो बच गई। अब नागिन का रूप लेने से पहले मुझे महल के आउट हाउस में जाना होगा। ये इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ गंगा? इतनी रात यहाँ आ गई? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? कुछ नहीं बाबूजी। मैं यूं ही जरा टहल रही थी। आप अभी तक सोए नहीं? मैं तो सोया ही था, पर कुछ आवाज आई इसलिए उठ गया। उठकर देखा तो तुम दिखाई दी। ठीक है, आप जाकर सो जाइए। मैं कुछ देर यहीं रुकती हूँ। ठीक है,
वैसे तुमसे अकेले में बात करके बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। तुम्हारे सामने मेरी नींद बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने मुझे देख लिया तो इन्हें मारने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। एक आखिरी कोशिश करके इन्हें पानी लाने के लिए अंदर भेजती हूँ। अगर नहीं गए तो इनकी किस्मत। ठीक है बाबूजी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ तुम बैठो, मैं अभी लाता हूँ। अरे अभी तो मुझसे बात कर रही थी, कहाँ चली गई है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शायद महल में चली गई होगी। शायद ओमकार ने मुझे देख लिया है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद खिल गए हो तुम। ऐसे ही खिलते रहो, समझे ना? गंगा देखती तो बहुत खुश हो जाती। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे नहीं देखा। गंगा रुको। रात में कहाँ गई थी तू? मेरे सुनने के बाद कहीं जाकर अब वापस आ रही हो ना तुम ऐसा करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें ये फैसला लेना पड़ा, बताओगी? तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम पर हक जताऊंगा ऐसा लगा था। कल रात तुम बाहर गई, ये मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा है। इसीलिए तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, मुझे नजरअंदाज कर रही हो, इसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लेकिन इस बार तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझ रही हो, इस बात से तकलीफ हो रही है। अब कल तुमने देवसेना का दिल रखने के लिए मुझसे बात की, तुमने मुझसे बात की, मैं खुश हो गया। मुझे तुमसे और कोई उम्मीद नहीं थी। आज के बाद मैं तुम पर हक जताऊंगा ये सोचकर बाहर मत सोना।
बाहर मैं खुद सोऊंगा। इतने साफ दिल के इंसान को छोड़कर गंगा को परलोक जाना पड़ा। वो मेरी भक्त होने के बावजूद मैं उसे बचा नहीं पाई। शायद यही उसकी किस्मत थी। पोस्टमैन आया शायद। सर लेटर, सर लेटर आया है। सर रुको रुको, आ रहा हूं। लो, ये क्या है? भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। शायद गड़बड़ी में भेजा होगा, इसलिए अपना नाम लिखना भूल गया होगा। तो किसने भेजा कैसे पता चलेगा? अरे ये तो कुछ नहीं, इस पर तो स्टैम्प तक नहीं लगा था। स्टैम्प नहीं था इसलिए ऑफिस में किसी ने इसे साइड में रख दिया था, तो मैंने इसे देख लिया और महल का एड्रेस देकर यहाँ ले आया। अब फाइन चार्ज 15 रुपया भरना पड़ेगा, और जरा साहब को बोलो कि हम पर भी ध्यान दे। ठीक है, उसके लिए उनसे क्या पूछना, मैं ही दे देता हूँ। ये लो। शुक्रिया, मिलते हैं। ठीक है, चलो अब इसे मालिक को दे देता हूँ। ओंकार, हाँ मालिक। किसका लेटर है ये? मालिक के नाम का लेटर आया है, पर भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा। मुझे दिखाओ। अपना नाम पता लिखे बगैर बिना स्टैम्प के जीजा जी को किसने लेटर भेजा है? कौन भेज सकता है? राजशेखर, और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए पत्र लिख रहा हूँ। इसे पढ़ते वक्त समझ जाना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। नंदिनी को मिला हुआ स्त्री रूप गंगा का रूप है, इसलिए सावधान। मेरा काल चक्र मैंने कहाँ रखा है उसका नक्शा यहाँ बना दिया है। इसे माधवी को दिखा देना, वो समझ जाएगी। अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना। मैं गंगा के रूप में हूँ, ये सच राजशेखर तक पहुँचने के लिए उस नंबोदरी ने लेटर लिखा था। ये लेटर राजशेखर को नहीं मिलना चाहिए। ये राइटिंग मुझे जानी पहचानी लग रही है, लेकिन किसकी है याद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ओंकार, जीजा जी को मैं दे दूंगा, तुम जाओ। नहीं नहीं, आपकी तकलीफ उठा रहे हो, मैं दे देता हूँ। मैं दे दूंगा भाई। वो देखो, बगीचे के फूल सूखे जा रहे हैं, जाओ उसमें पानी डाल दो, जाओ। अरे जाओ भाई। अभी तो देख रहा है। अरे बोला ना जाओ। ठीक। बेकार में बहस करता है, बेवकूफ कहीं। इसे हमेशा जीजा जी की चापलूसी करने का कोई न कोई बहाना चाहिए। आज के बाद इसको जीजा जी के आसपास नहीं फटकने दूंगा, वरना मेरा ही पत्ता कट जाएगा। अगर ओमकार के हाथ में लेटर होता तो ले लेती, अब इसके हाथ से कैसे लूं? अरे मूर्ति, इसे डाउनलोड कैसे करना बस वो बता दो, बाकी मैं कर लूंगी। एक मिनट आंटी। हाँ, अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, मैं जाकर कॉफी लेकर आती हूँ, प्लीज दवाई जाओ लाती जाओ हूँ। जाओ। हाँ, नाटक देखो इनका। चल इधर आ। क्या हुआ पापा? अरे आना। बात क्या है पापा? यहाँ क्या कर रहा है? बिजी हूँ, एक गेमिंग ऐप डाउनलोड कर रहा है। कितनी मुश्किल से उसको हटाया मैंने। क्यों? ये देख। हाँ? जीजा जी को किसी ने लेटर भेजा है, नाम एड्रेस नहीं है। मैं ओंकार के पास से लेकर आया हूँ, तुम इसे जीजा जी को देकर आओ। पकड़ो। फूफा जी को? हाँ जाओ। लेटर मूर्ति के हाथ में जाने वाला है, उससे मांगा तो वो जरूर देगा। क्या पापा, आपका दिमाग ठीक है ना? ओंकार से ये लेटर आप क्यों लेकर आए? किसी नौकर को बोलो, वो जाकर फूफा जी को दे देगा। मूर्ति, वो लेटर हाथ में ले। आप ना कुछ भी करते हो। मैं जो करता हूँ उसका कोई कारण होता है। पकड़ो, जाकर जीजा जी को दे दो। मुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या पापा? मैं इस घर का पोस्टमैन नहीं हूँ। घर के नौकरों को बोलो, वो लेकर जाएंगे ना। ये मुझे भी पता है गधे। अरे आप मार क्यों रहे हो पापा? नंदिनी टेंशन में क्यों लग रही है? क्या कारण है? शायद उस खत में कुछ तो लिखा है, इसीलिए वो खत देखकर
नंदिनी के पसीने छूट गए हैं। ये मूर्ति भी ना। देखो, अगर ये काम घर के नौकरों ने किया ना तो ये उनका काम, और हमने किया तो सेवा। समझ गया ना? इसमें बहुत फायदा है, समझ गया? हाँ, समझ गया। क्यों रे, कभी भी अपने बाप का कहना मानता है क्या तू? हमेशा मना करता है। पकड़। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? ए नंदिनी, उस खत में जरूर तेरे बारे में ही कुछ लिखा है, मुझे पता है। आज तो तू बचने वाली नहीं है। काल चक्र को भूल जा, जल्द ही तू इस महल से बाहर हो जाएगी। मेरी छोड़, तू तो मछली के रूप में ही मरेगी। हमें अपनी एक एक चाल राजनीति के हिसाब से चलनी चाहिए। अब इसमें कौन सी राजनीति है पापा? तू मेरी बात सुन, जब तू ये लेटर जीजाजी के पास लेकर जाएगा ना तो वो क्या बोलेंगे? अरे तू क्यों लेकर आया, किसी नौकर के हाथ भेज देता, यही बोलेंगे ना? हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ ना। मूर्ति, उनका बोलना अलग है, तेरा बोलना अलग है। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मैं तुझे समझाता हूँ, ध्यान से सुन। जीजाजी के पास जाकर तू ये लेटर देगा ना तो जीजाजी कहेंगे तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तब तुम कहना, अरे ये तो अपने घर का काम है, इसको करने में मुझे क्या परेशानी है फूफा जी। ये सुनकर जीजाजी के मन में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी। तुम परिवार से बहुत प्यार करते हो, उनको विश्वास हो जाएगा। अच्छा, इस छोटे से काम से क्या फूफा जी मुझे इज्जत देंगे? अरे बड़े लोग हमेशा छोटी छोटी बातों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो कर, फिर देखना क्या होता है। ठीक है, मुझे लेटर दीजिए। धीरे धीरे हम लोग आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे। अरे ए पापा, अब बेटी, वो अगर ये लेटर मैंने जाकर दिया तो फूफा जी मुझे इस घर की बहू बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे। उसके बाद ये पूरा महल अपना ही होगा। ऐसा है क्या? फूफा जी के सामने अगर मुझे नाम कमाने का मौका मिल रहा है तो ये मौका मैं किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगी। ये लेटर मैं खुद देकर आऊंगी। आप ये लेटर इसके हाथ से दिलवाकर सिर्फ आधी प्रॉपर्टी कमाने की सोच रहे थे। तुम इतना छोटा काम नहीं करोगे मैंने सोचा, इसीलिए इसके हाथ में दे दिया था। हाँ, अब ये लेटर देकर तुम ही नाम कमाओ, जाओ। ओके पापा। नंदिनी के कुछ करने से पहले ही वो लेटर राजशेखर के हाथों में दे दो। तुम चुप नहीं बैठोगी क्या? ये एक ही मौका है इसे इस घर से बाहर निकालने का। मछली बनकर भी अकड़ नहीं गई इसकी। थैंक यू पापा। माया राजशेखर के पास पहुंचे उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। फूफा जी, कहाँ हैं आप? फूफा जी। क्या हुआ गंगा, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ऐसे ही चल रही थी। हाँ? एक्सप्रेस जैसी जा रही है, कहीं नहीं जा रही बोल रही है। मैं आसानी से विश्वास कर लूंगी क्या? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो वो माया भैया के रूम में क्यों गई और उसके बाद ये गंगा टेंशन में क्यों आ गई? फूफा जी, फूफा जी, भैया के नाम से लेटर आया है, मतलब इस लेटर में जरूर कुछ तो है। फूफा जी। ए, रुको। हाँ? ए, रुको। अच्छा हुआ राजशेखर रूम में नहीं था।
रुको जरा। क्या है? तुम मेरे भाई की पीठ पीछे उनके कमरे में जाकर क्या लेकर आई हो? किसका लेटर है ये? मैं ये आपको क्यों दूं? ये मेरे फूफा का घर है। मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ जाऊंगी। मुझे रोकने वाली आप होती कौन है? हाँ, मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? पहले वो मेरे भाई है, उसके बाद वो तुम्हारे फूफा हैं। आओ, मैं तुम्हें रिश्ते सिखाती हूँ, पर उससे पहले वो लेटर मुझे दो। मैं इसे रूम से नहीं लाई। उनके रूम से बाहर आते वक्त ये तुम्हारे हाथ में था, ये मैंने देखा। आपको पता नहीं है तो मत बोलिए। मैं इसे वहाँ से नहीं लाई हूँ, उल्टा मैं ये फूफा जी को देने आई थी। ओहो, मेरे भाई को लेटर देकर पूरी जायदाद हथियाने का प्लान है तुम्हारा। इसके पीछे जरूर तुम्हारे पापा का दिमाग है। आप बेमतलब मेरे पापा का नाम ले रही हैं। हाँ, मेरे भाई की संपत्ति हड़पनी है और उसके लिए अब लेटर भी लिखकर देने लगे हो तुम लोग। इस लेटर में क्या लिखा है मुझे देखना है। लाओ, दो मुझे। ये लेटर हमने नहीं लिखा है। वो पढ़कर पता चल जाएगा। दो। अरे लाओ, दो मुझे। अरे क्या कर रही हो? मुझे दो लेटर। मैंने कहा ना दो। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। देखना है उसमें क्या लिखा है। देखो मुझे परेशान मत करो, कह रही हूँ तुमसे। मैं नहीं दूंगी। सुन नहीं रही हो मेरी बात? मैं तुमसे बड़ी हूँ ना। क्या करूँ अब? इस नहीं लेटर दूंगी। को राजशेखर तक लाओ, पहुंचने दो। से कैसे रोकूं? नहीं दूंगी। मुझे दो, मुझे चाहिए। अच्छा हुआ राजशेखर ने नहीं देखा। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तुम दोनों किस लिए ये भाग दौड़ मचा रही हो? तुम्हारा लाया हुआ लेटर दिखाकर देखो तुम्हें कैसे पकड़वाती हूँ। मैं फूफा जी को लेटर देकर कैसे उनका दिल जीतती हूँ, ये देखो। हाँ? लेटर कहाँ गया? कहाँ गया लेटर? तुम दोनों ऐसे शांत क्यों खड़ी हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? भैया वो एक कुछ नहीं फूफा जी, हम दोनों में से ये सीढ़ियाँ उतरकर कौन पहले नीचे आएगा ऐसी आपकी बहन ने शर्त लगाई थी, इसलिए हम दोनों दौड़कर आ गए। अरे बाप रे, बदतमीज लड़की ने पूरी कहानी पलट दी। क्या तुम खुद को छोटी बच्ची समझती हो जो इसके साथ शर्त लगा रही हो? क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? नहीं भैया, बस कुछ मत बोलना। हाँ, तुम्हारा पति दिन भर खाता रहता है और तुम छोटे बच्चों की तरह सिर्फ खिलती रहती हो। दोनों मिलकर परिवार कैसे चलाते हो भगवान जाने। जाओ, जाकर कुछ काम करो। तुम भी जाओ। अभी तो यही कहाँ था। गया वो लेटर? यही सामने तो था। ए, चुप रहो। कहाँ चला कहाँ गया गायब ये हो गया? लेटर? लेटर आखिर गया कहाँ? कैसे गायब हुआ? कहीं भी नहीं दिख रहा है। यही था, फिर कैसे कहाँ चला गायब हो गया? गया? अच्छा हुआ जैसे तैसे करके ये लेटर मैंने ही लिया। अब इसमें क्या लिखा है वो दादाजी के साथ पढ़ती हूँ। दादाजी। बोलो गुड़िया। हे भगवान, क्या हुआ देवसेना? तुम्हारे हाथ में ये लेटर किसका है? आपका ही है दादाजी। मेरा है? तो फिर दो ना। दो बेटा। ऐसे नहीं, मैं ही पढ़कर सुनाऊंगी। तुम पढ़कर सुनाने वाली हो? दादाजी, स्कूल में हिंदी टीचर ने मुझे क्या कहा वो पता है आपको? क्या कहा? हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस करो और हिंदी की किताबें पढ़ो। हाँ। जब भी हिंदी पढ़ने का मौका मिले तो दिल लगाकर पढ़ो और जब तक अच्छे से ना आए तब तक हिंदी की प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा कहा है। इसलिए ये लेटर अब मैं ही पढ़ूंगी दादाजी। ठीक है बेटा, पढ़ो पढ़ो। राजशेखर, राजशेखर। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। आ र को ई रा।
और कोई रास्ता। आगे पढ़ो। हैं? ये क्या हुआ? सारे शब्द गायब हो गए। ऐसे कैसे हुआ? क्या हुआ बेटा? और कोई रास्ता? इसके आगे क्या लिखा है? पढ़ो ना। कैसे पढ़ूं? आगे का लिखा सब गायब हो गया। ये क्या बोल रही हो? गायब हो गया? जरा दिखाओ। ये क्या? बस इतना ही? ये कैसे हुआ? अरे इसके आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर ये लेटर किसने भेजा होगा? मेरा पता लिखा है, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। याद रखना, अगर फिर से ऐसा गुमनाम लेटर आया तो उसे पढ़ना मत। दादाजी, मैं हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करने वाली थी ना, अब कैसे करूंगी? हिंदी की प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? आओ, आज दादाजी तुम्हें हिंदी की नई किताबें ला कर देंगे। हाँ। जैसा मैंने सोचा था, नंबोदरी ने ठीक वैसा ही लिखा है। मुझे गंगा का रूप मिला है। अगर ये लेटर राजशेखर के हाथ लग जाता तो वो ये राज जान जाता कि मैं ही नंदिनी हूँ। अच्छा हुआ राजशेखर ये लेटर पढ़ नहीं पाया। जब मैं नंबोदरी के घर में काल चक्र ढूंढ रही थी तब वो नहीं मिला, पर उसने वो कहाँ रखा है उसका चित्र यहाँ बनाया है। इस चित्र का मतलब क्या हो सकता है? इस चित्र में 4 नंबर लिखे हैं। क्या मतलब हो सकता है? और जो लिखा है वो सिर्फ माधवी ही समझ सकती है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन पिताजी इसके बारे में जरूर जानते होंगे। ये लेटर पिताजी को दिखाना पड़ेगा। उस नंबोदरी को तुम मार दोगी ये उसे पता चल गया था, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से राजशेखर को ये लेटर भेज दिया। हाँ पिताजी, उसने मेरा राज जानने के बाद मेरा असली रूप और काल चक्र के बारे में सब कुछ उस राजशेखर को बताने की अच्छी कोशिश की थी। अपना काल चक्र उसने माधवी को देने का फैसला किया था। किस्मत से मैंने ये लेटर देख लिया और बड़ी मुश्किल से इसे अपने हाथों में ले लिया, वरना मेरी असलियत राजशेखर को पता चल जाती और वो काल चक्र भी माधवी के हाथ में चला जाता। कैसे चला जाता? तुम पार्वती की बेटी हो, तुम्हें इस दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम महल में ही रह रही हो, फिर भी कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाया। मैं अपना संघर्ष करती रहूंगी, लेकिन मुझे उनका सर्वनाश करना है। अब तक मैं ये सोचती थी कि तीनों काल चक्र एक ही जगह पर हैं, पर जब मैंने ये लेटर पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि वो तीनों काल चक्र तीनों लोगों ने आपस में बांट लिए हैं शायद। राजशेखर के पास रखे काल चक्र को इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई। नंबोदरी के पास जो था वो काल चक्र कैसे भी करके हमें ढूंढना होगा। काल चक्र जहाँ रखा है उस जगह का पता लगाने के लिए मुझे ये लेटर मिला है। इसमें 4 नंबर लिखे हैं और 4 अलग अलग संकेत चिन्हों वाला एक चित्र बना है।
इन संकेतों के बारे में मैंने बहुत सोचकर देखा पिताजी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ आया क्या? लेकिन उस नंबूदरी ने लिखा है कि माधवी को पता है। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। ऐसा किस सिलसिले में लिखा होगा? आपको कुछ पता होगा इसलिए यहाँ आई थी पिताजी। जरा अच्छे से देखिए ना। देख लिया मैंने, लेकिन उस नंबूदरी ने सांकेतिक भाषा में लिखा है। सिर्फ ऐसे देखकर पता नहीं चलेगा, बार बार सोचने के बाद ही पता चलेगा। हाँ नंदिनी, मैं सोचता हूँ तुम भी इस पर कुछ सोचो जरा, तब जरूर इसका मतलब समझ आ जाएगा हमें। राक्षसों की बलि लेनी है ये मकसद, और काल चक्र वन देवी को लौटाने की जिम्मेदारी मन में रखकर मैं इस पर कैसे सोचूंगी पिताजी? मेरी आंखों के सामने राजशेखर और बिच्छू को जिंदा देख उनका गला घोटकर तड़पाकर मारने की इच्छा होती है। आपकी बताई बातों से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस खुद पर काबू रखना पड़ रहा है। उन राक्षसों का चेहरा देखते ही मैं जरा भी शांत नहीं बैठ सकती। उन्हें सजा देने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। तुम्हें उन्हें सिर्फ सजा देकर खत्म नहीं करना है क्या? तुम्हें उनसे काल चक्र वापस नहीं चाहिए? काल चक्र कहाँ जाने वाले हैं? आज नहीं तो कल वो मुझे मिल ही जाएंगे। नंबूदरी ने लिया काल चक्र इस वक्त कहाँ है? ये नंबूदरी खुद लिख कर गया है, फिर भी तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही। तुमने बहुत जल्दबाजी करके उस नंबूदरी को मार डाला, इस वजह से ही वो काल चक्र कहाँ है ये हमें पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही राजशेखर और बिच्छू को मारकर उनके पास वाले काल चक्र कहाँ होंगे ये सोचती रहोगी क्या तुम? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, ऐसा मत समझिए पिताजी। मैं नागिन शक्ति हूँ, वो मुझसे काल चक्र हमेशा के लिए नहीं छिपा सकेंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन अटकलें लगाकर काल चक्र ढूंढने के लिए तुम्हारे पास अब समय नहीं है। सिर्फ 3 पूर्णिमा तक ही तुम्हें नाग शक्ति का वरदान है, यानी 3 पूर्णिमा के अंदर तीनों काल चक्र तुमने माता के चरणों में रख दिए तो काल चक्रों की शक्ति से तुम हमेशा हमेशा के लिए नागिन शक्ति बनी रहोगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पास की शक्ति कम हो जाएगी, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। भूल गई क्या? देखो नंदिनी, तुम्हारी माँ पार्वती जितनी स्वाभिमानी है ना, उतनी ही वो समझदार भी है। पर तुम भी उसी समझदारी से रही तो वन देवी को भी तुम पर गर्व होगा। अपनी जिम्मेदारी तुम्हें बखूबी निभानी होगी। आपने इतनी आसानी से बोल दिया, लेकिन जिम्मेदारी निभाने का समय तेजी से निकला जा रहा है। वो राक्षस ही इसकी वजह है, इसलिए उन्हें देखकर मेरा खून खौलता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा बदला तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर सकता है, पर काम को पूरा करना है तो संयम रखना होगा। पहले ये समझ लो नंदिनी, एक काल चक्र जहाँ रखा है उस जगह का पता अपने हाथों में आ गया है, तब भी तुम्हारा संयम रखना बहुत जरूरी है। तुम बस संयम रखो। इस चित्र का मतलब खोज निकालकर काल चक्र ढूंढना है। ये बात तुम्हारे दिमाग में होगी तो एक काल चक्र तो मिल ही जाएगा हमें। उस काल चक्र को जब तुम माँ के चरणों में अर्पण करोगी, नागवंश को मिले उस एक काल चक्र से बाकी बचे 2 काल चक्र को ढूंढने की असीम शक्ति तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तीनों काल चक्र हासिल कर लेने के बाद उन राक्षसों को तुम जैसी भी सजा देना चाहती हो वैसी ही सजा देना, लेकिन पहले तुम्हें वो काल चक्र हासिल करने होंगे। यही सबसे जरूरी बात है। बोलो नंदिनी, मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ रही हो ना? समझ रही हूँ पिताजी। पापियों को सजा देना ही अपनी जीत है, मैं ऐसा समझ रही थी, लेकिन हाथ से गई चीज वापस पाना ही असली जीत है, ये आपने समझाया। हाँ। और अब मैं इसी जीत को हासिल करने वाली हूँ। इस लेटर में बने चित्र का मतलब समझकर उस काल चक्र को भी खोज निकालूंगी मैं। तुम जीतोगी बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलती हूँ पिताजी। हाँ। क्या बोल रहे हो तुम? माधवी साधना में बैठी है, उसे स्वामी जी की मौत के बारे में बताने की जिद क्यों कर रहे हो तुम? अगर इस वजह से उसकी साधना भंग हुई तो इतने सालों की उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पार्टनर,
माधवी कल परसों से साधना में नहीं है, 18 सालों से कर रही है। ये सब हमने उसे बताया, तो भी उसकी साधना पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वामी जी को मारने के बाद नंदिनी का अगला टारगेट तुम या तो मैं हूं। हमें कुछ होने से पहले माधवी को जाकर अगर हम बताएंगे तो वो जरूर कोई रास्ता निकालेगी और हमें बचा सकती है। इसीलिए हमें माधवी से मिलना होगा। तुम्हारी बात सही है, पर महाशिवरात्रि के दिन उसकी साधना पूरी होने ही वाली है, तो अभी जाकर उसे परेशान करना क्या ठीक होगा, ये सोच रहा हूँ। अब तो एक एक रात काटना मुश्किल हो गया है हमारे लिए। ऐसी हालत में शिवरात्रि तक रुकना हमें ठीक नहीं लगता। अब कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत निकलते हैं, माधवी से मिलते हैं। ठीक है, तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, चलो चलते हैं। बिच्छू, हाँ, हम माधवी से मिलने जा रहे हैं, तो भैरवी को भी साथ लेकर चलते हैं ना, हमारी मदद ही होगी। राजशेखर, उस नंदिनी ने मुझे इस फिश टैंक में मछली बनाकर रखा है। अब मैं कहीं नहीं आ जा सकती। भैरवी को ले चलेंगे तो अच्छा होगा पार्टनर। हाँ, क्योंकि नंदिनी को रोकने के लिए माधवी ने हमें कोई पूजा विधि करने के लिए कहा, तो वो भैरवी को ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ हाँ। और अगर जंगल में भैरवी हमारे साथ होगी तो हमें हिम्मत भी मिलेगी। अरे इसलिए तो बोला। जो तुम्हारी जान लेने आई है उसे ही तुम ले जा रहे हो। भैरवी यहाँ पानी में फंसी हुई है। वो गंगा के रूप में नंदिनी है, उसे लेकर मत ठीक जाओ। है, उसे भी ले चलते हैं। जरा सुनो। क्या साहब? गंगा कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्योंकि सुबह से ही मैंने उन्हें नहीं देखा है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। अरे लो, भैरवी भी आ गई। हाँ, चलो चलो। अरे मैं इतना चिल्ला रही हूँ, किसी को सुनाई दे रहा है क्या? भैरवी, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। अगर तुम भी हमारे साथ आई तो हमारी मदद होगी। मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, तुम जाकर आओ। ऐसा मत कहो भैरवी, हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो बहुत पहुंची हुई है। हाँ भैरवी, वो एक साध्वी है, एक तपस्विनी है। तपस्विनी? कौन है वो? माधवी, नंबूदरी स्वामी जी की बहन। नंबूदरी की बहन भी है क्या? हाँ भैरवी, माधवी डॉक्टर थी। उसका पति सांप के काटने से मर गया। इस गुस्से में पूरे सांप प्रजाति को खत्म करने की कसम खाकर 18 सालों से त्रिमूर्ति के जंगलों में साधना कर रही है। बालों की जटाएं हो गई हैं, गर्दन तक मिट्टी का टीला बन गया है। उसे ऐसे रूप में देखकर हम भी डर गए थे। आने वाली शिवरात्रि को माधवी की साधना पूरी हो जाएगी। माधवी शिवगण बनने वाली है। उसके बाद माधवी के हाथों से नंदिनी बच नहीं पाएगी। नंदिनी को माधवी ही खत्म कर देगी। अभी तक हमारी मदद के लिए स्वामी जी थे। उनके बाद वो जगह माधवी ही लेने वाली है। इसलिए स्वामी जी की मौत के बारे में हम माधवी को बताने जा रहे हैं। तुम तंत्र मंत्र जानती हो। तुम अगर हमारे साथ आई तो माधवी अपने आने तक नंदिनी से बचने का कोई ना कोई तो उपाय जरूर बताएगी। इसीलिए हम तुम्हें बुलाने आ रहे थे। चलो ना भैरवी। माधवी इतने दिनों तक मुझे मिल नहीं रही थी, अब ये मुझे खुद उसके पास ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है ये। इनके साथ जाकर वो कहाँ है ये देख लेती हूँ। क्या सोच रही हो भैरवी? नहीं, मैं भी साधना करके साध्वी बनी हूँ। माधवी शिवगण बनने के लिए साधना कर रही है। वो जहाँ भी होगी मैं वहाँ गई तो मेरी शक्तियाँ कम हो जाएंगी क्या? ये देवी से पूछ रही थी। देवी ने आज्ञा दी है। चलो चलते हैं। स्वामी शरणमायप्पा, आओ। तुम सबने बहुत पाप किए हैं, पर उस माधवी ने मेरी माँ के साथ रहकर सब सीखने के बाद माँ को धोखा दिया था। मेरी माँ का संजीवनी बूटी से खून किया। उस माधवी को दुगनी सजा देनी है मुझे। माधवी त्रिमूर्ति जंगल में है क्या?
शिवगण होने के लिए साधना कर रही है। मेरे होते हुए उसकी साधना पूरी होने देने वाली हूँ क्या? छोड़ूंगी नहीं। उस धोखेबाज खूनी माधवी को मैं नहीं छोड़ूंगी। बैठो। चलो ड्राइवर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बिच्छू, तुमने कहा इसलिए मैं माधवी से मिलने आया हूँ, पर माधवी को स्वामी जी की मौत के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम नहीं बता सकते तो मैं बता दूंगा पार्टनर। नहीं बिच्छू, माधवी के इकलौते भाई नंबोदरी थे। नंबोदरी स्वामी जी अब जिंदा नहीं हैं। ये माधवी से सहन नहीं होगा। गुस्से में आकर इतने सालों से कर रही साधना छोड़कर वो नंदिनी की बलि लेने के लिए बाहर भी आ सकती है। ओम नमः शिवाय। तो आने दो, नंदिनी को माधवी खत्म कर देगी, इसमें हमारा ही फायदा है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है बिच्छू। माधवी शिवगण हुई तो ही हमें फायदा होगा। उसकी साधना भंग हुई तो वो एक साधारण औरत जैसी ही रह जाएगी। नंदिनी को काबू में रखने वाले स्वामी जी के मरने के बाद हम पूरी तरह से माधवी के ही भरोसे हैं। और इस साधना से माधवी को जो भी शक्ति मिलेगी, उस शक्ति का हमें ही फायदा होगा। और इसलिए जल्दबाजी में स्वामी जी के मौत की बात अगर हमने उसे बताई तो उसकी साधना भंग करने के लिए हम ही जिम्मेदार रहेंगे। माधवी शिवगण होने से ही हमें फायदा होने वाला है। उसकी साधना भंग होने से वो भी हमारी ही तरह आम इंसान बनकर रह जाएगी। ठीक है, तुम्हारा कहना भी सही है पार्टनर, लेकिन अभी हम माधवी से मिलने जा रहे हैं ना। अगर स्वामी जी के बारे में पूछेगी तो हमें तो उनके बारे में उसे बताना पड़ेगा ना। स्वामी जी के मौत के बारे में क्यों बताना है? वो मिल नहीं रहे ऐसा कहते हैं। स्वामी जी को नंदिनी ने अपने कब्जे में रखा है ऐसा हमें शक है, ये कहते हैं। ये अच्छा आइडिया है। हाँ। शिवरात्रि के बाद एक बार माधवी शिवगण बनकर वापस आ गई, तब नंदिनी ने उन्हें मार दिया है ये सच हम उसे बताएंगे। कुछ भी कर सकेगी ऐसी शक्ति उसके पास होगी। तब अगर नंदिनी के बारे में बताया तो वो उसे तुरंत खत्म कर सकती है ना। हाँ पार्टनर, अभी जल्दीबाजी में बताएंगे तो माधवी की शक्ति कम हो सकती है और उसमें अपना ही नुकसान होने वाला है। हाँ। तुम जो कह रहे हो वही करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः माधवी। शिवाय। राजशेखर और बिच्छू तुम्हें मिलने आए हैं। हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नंबोदनी का लिखा माधवी समझ जाएगी। उस चित्र का और माधवी की परछाई का कुछ संबंध है क्या? शिवरात्रि को इसकी साधना पूरी होने से पहले कैसे भी काल चक्र को ढूंढना होगा। सिर्फ आप दोनों ही आए, भैया नहीं आए क्या? वो क्या है ना माधवी की, क्या हुआ मेरे भैया को? स्वामी जी बहुत दिनों से गायब है। भैया गायब हो गए हैं? कहाँ है मेरे भैया? ये हमें नहीं पता। वो घर में भी नहीं है, उनका फोन भी बंद है। हम दोनों को तो उनके गायब होने के पीछे नंदिनी ही वजह है, ऐसा हमें शक है। नंदिनी को उन्होंने बिल में बंद कर रखा था, इसलिए हमें शक है कि नंदिनी ने उन्हें अपने कब्जे में रखा होगा। मेरा भाई बहते पानी की तरह है, उसे कोई नहीं रोक सकता। भैया को कुछ नहीं होगा, वो किसी गुप्त जगह पर बैठकर ध्यान कर रहे होंगे। आप जैसा कह रही हैं, अगर वैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो फिलहाल हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ माधवी, कभी भी आकर नंदिनी हम लोगों को मार डालेगी, ऐसा डर लगा रहता है। इसलिए आपसे मिलकर आपसे कुछ सलाह लेने हम यहाँ आए हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिस तरह भैया ध्यान कर रहे हैं, आप भी कहीं जाकर ध्यान कीजिए। शिवरात्रि को मैं बाहर आऊंगी और शिवगण बन जाऊंगी। उसके बाद सिर्फ नंदिनी ही नहीं, पूरे नागवंश का मैं विनाश करने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि पास आ गई है, आप लोगों की सभी मुश्किलें जल्दी दूर होने वाली हैं। आप विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ठीक है माधवी। आप लोग इस लड़की को लेकर आए हैं, कौन है ये? ये हमारी जान पहचान की है। ये हम पर आई मुसीबतों में हमारी मदद करने के लिए ये हमारे साथ रहती हैं। मैं आपको इनका परिचय देने ही वाला था। इनका नाम जिन्हें है... मैंने कभी देखा नहीं, उनके बारे में नहीं जानना। इसके बाद मुझसे मिलने आना हो तो किसी को साथ मत ले आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संजीवनी बूटी की जड़ से इसी ने पार्वती माँ का खून किया था। ठीक है माधवी, आपसे मिलने के बाद अब हमारी हिम्मत बढ़ गई है। हमें आपके आने का इंतजार रहेगा। चलते हैं। जाओ, शिवगण बनने के बाद मैं खुद आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा ठिकाना मुझे पता चल गया है। अब तुम्हारा अंत मेरे हाथों से ही होने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदिनी, राजशेखर, क्या हुआ? तुम आगे जाओ, मैं यहाँ के भद्रकाली मंदिर होकर आती हूँ। भद्रकाली के मंदिर हम भी आते हैं भैरवी। नहीं नहीं, मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ तो अकेली ही जाती हूँ। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। चलो चलो पटना। पिताजी, मैं भद्रकाली के दर्शन करने इस जंगल में आया था। आते हुए मैंने तुम्हें उनके साथ देखा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। माँ के साथ विश्वासघात करने वाली माधवी तपस्या कर रही है पिताजी, आपने देखा ना? हाँ देखा ना नंदिनी, मेरा खून खौल गया था। आने वाली शिवरात्रि से पहले माधवी की तपस्या भंग करनी होगी। हाँ, और माधवी को शिवगण बनने से रोकना ही होगा। ऐसा नहीं किया तो वो माधवी हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी और उसके बाद उसे खत्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने होते हुए मैं उस धोखेबाज की तपस्या पूरी होने दूंगी क्या? नहीं छोड़ूंगी।
अभी उसकी साधना भंग करती हूँ। माधवी की साधना भंग करना इतना आसान नहीं है। अब उस साधना करने वाली तपस्विनी की तपस्या को कैसे भंग करना है ये मुझे पता है। क्या होता है देखिए पिताजी। रुको नंदिनी। क्यों रोक रहे हैं मुझे? माधवी जहाँ तपस्या कर रही है वो जगह कोई साधारण जगह नहीं है। रत्न सभापति उत्तर अर्णेश्वर की सीमा में आती है। त्रिमूर्ति जंगल उत्तर अर्णेश्वर की सीमा में होगा, लेकिन ये भद्रकाली का गढ़ है। भद्रकाली के आशीर्वाद से मैं उसकी तपस्या भंग करूंगी। नंदिनी, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसे ही उस माधवी को कभी कम मत समझना। वो धोखेबाज चाहे कितनी भी बड़ी तपस्विनी क्यों ना हो, मैं भी शक्ति नागिन हूँ। उसकी गर्दन को जकड़कर गला घोट दूंगी। तुम्हें पता है वो माधवी सिर्फ साधना नहीं कर रही है, वो माधवी देवलोक में प्रवेश करने के मुख्य द्वार पर खड़ी है। अपने शरीर को 9 भागों में बांटकर 9 खंडों में रहते हुए शरीर को आत्मा से अलग करके वो अपने आत्मखंड में भी बस गई है। माधवी का सिर्फ शरीर पंचाक्षरों का जाप करते हुए शिव साधना में लीन है। माधवी के शरीर से दूर हुई उसकी आत्मा कोई भी काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। माधवी का शरीर साधारण ना रहकर पूरी तरह से साधना में लगा है, लेकिन उसकी आत्मा देवलोक के दरवाजे पर खड़ी है ना, तो उसे ढूंढते हुए आने वालों से बात करना, टीले से हाथ लगाने वालों को उठाकर पटकना, इस तरह से माधवी जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति दिखा देती है। असल में हमें जो माधवी की परछाई दिखती है वो उसकी परछाई है ही नहीं। माधवी की तपस्या भंग ना हो इसलिए अपनी रक्षा के लिए माधवी ने उसे बनाया है। देवलोक के दरवाजे पर खड़ी माधवी की तपस्या भंग करने के मकसद से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि कोई भी माधवी के पास नहीं जा सकता है। नंदिनी, आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? मतलब मैं माधवी की तपस्या भंग नहीं कर सकती? उसकी साधना एक ही बात से भंग हो सकती है। क्या करना होगा पिताजी? देवलोक के दरवाजे पर खड़ी माधवी को उसके शरीर में वापस भेजकर शरीर और आत्मा को एक कर दिया। नमः शिवाय। अगर शरीर और आत्मा एक हो जाएं, तो माधवी की साधना को भंग कर सकते हैं। शिव साधना में मगन उसका अगर मन भटकाया तो ही उसकी साधना भंग हो सकती है। अगर शरीर और आत्मा एक हो जाएं, तो माधवी की साधना को भंग कर सकते हैं। शिव साधना में मगन उसका अगर मन भटकाया तो ही उसकी साधना भंग हो सकती है। वो कैसे करना है? क्या ये तुम कर सकती हो? रास्ता मिलने के बाद उसे छोड़ूंगी क्या? कर दिखाऊंगी पिताजी। शिवगण बनने के ख्वाब देखने वाली को मैं खत्म कर दूंगी। शिवरात्रि के पहले ही उसे यहाँ से भागना होगा पिताजी। पंच महापाप करके पंचाक्षरों का जाप किया ना, तो भी नंदिनी अब तुझे छोड़ेगी नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
यही वो काला है क्या? मेरा एक काम करना है, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो काला। नंदिनी शक्ति नागिन के स्त्री रूप में अवतार लेने वाली है। उसे स्त्री रूप मिलने से पहले उसे काबू में कर लेना है। नंदिनी को काबू में रखना है तो जंगल में ढूंढ ढूंढ कर सांपों को मारने वाले ही ये काम कर सकते हैं। नंदिनी जहां कहीं भी होगी उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। स्वामी जी ने जो हमें बताया था उसके मुताबिक वो नंदिनी सांप यहीं से गई है। नंबोदरी इन्हीं आदिवासियों की मदद से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। तुम्हारी बहन की साधना मैं इन्हें भड़काकर भंग करवाती हूँ। आज रथ सप्तमी है। आज के दिन हम आदिवासी लोग सूर्य की पूजा करके अपने सुख समृद्धि के लिए मुर्गे की बलि देते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। इस पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम आदिवासी ही बचे हैं और हमें इसका अभिमान होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। सूर्य देव को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक मुर्गा ढूंढ कर ला रहे हैं। पिछले 1 साल से अपने गांव देवी की छत्र छाया में पला बढ़ा वो मुर्गा है। हम इस मुर्गे की बलि देकर सूर्य देव को प्रसन्न करेंगे और वन देवी को चढ़ने वाले प्रसाद, नारियल पानी, मीठा खीर ये सब खाकर बड़े हुए उस मुर्गे को हम वन देवी की छाया मानते हैं। अपने समाज के बड़े बाबा आदरवर्षी उस खास मुर्गे की पूजा करके वन देवी के मंदिर से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। अपने बलि के मुर्गे और आदरवर्षी का अपने पारंपरिक संगीत से स्वागत करो। मैं नागिन का रूप लेकर इनके लाए इस मुर्गे को जिंदा निकल जाऊंगी और फिर माधवी जहाँ है वहाँ जाकर पीछे छिप जाऊंगी। अपने पूजे हुए मुर्गे को वापस पाने के लिए वहाँ जाकर ये लोग समझेंगे कि सांप टीले के अंदर अपने बिल में छिप गया और ये माधवी पर बने मिट्टी के टीले को तोड़ डालेंगे। उसके बाद माधवी की तपस्या भंग हो जाएगी। सूर्यदेव, सूर्यदेव संगम। वन देवी की छाया में पला मुर्गा सूर्य पूजा के लिए बिल्कुल तैयार होकर आया है। हमारे वंश के सभी लोग एक साथ आकर खड़े हो जाओ। सदियों से जिसकी पूजा होती आई है, देवी के उस ताबीज को लाकर मुर्गे को बांध दो। अपने समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए ये मुर्गा सूर्य देव की शरण में जाने के लिए तैयार है।
ओम आदित्याय नमः। ओम आरोग्य प्रदायकाय सूर्याय नमः। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ऐहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या। ग्रहणार्घ्य दिवाकर सूर्यादित्य रथ पर बैठकर तेजस्वी किरणों का रूप लेकर शिव शंकर आदि आदित्य सूर्य नारायण को हमारा हृदय से नमस्कार। रथ पर बैठकर राज करने वाले सूर्य को प्रणाम। अगस्ती मुझे चरणामृत दो। लीजिए गुरुदेव। ये भेंट स्वीकार करके हमारी रक्षा करो मां। जय हो जय हो। ये कैसी परीक्षा है? क्या हो गया? हम क्या करेंगे? उस नाग ने सिर्फ हमारी वन देवी की छाया का मुर्गा नहीं लिया है, बल्कि साथ में पारंपरिक ताबीज भी निकल लिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी संभाला हमारा वो पारंपरिक ताबीज वापस लाना ही होगा। उस नाग को पकड़ो, जाओ पकड़ो। चलो उसे ढूंढते हैं। चलो 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 चलो